हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। तो ओशियन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पिछले चैप्टर में हम लोग अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़े थे और हम लोग ऑलरेडी वर्ल्ड मैप के बारे में फेमिलियर है। हम लोग ये भी जानते हैं कि अर्थ का जो 29% है वो सरफेस ऑफ मतलब कि कॉन्टिनेंट के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया, बाकी जो 71% है ओशियन के द्वारा ऑक्यूपाई किया गया। द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बॉडीज आर सीम टू बी एज वी सी इन द मैप हैव नॉट बीन एस्टेब्लिश इन द पास्ट। तो क्या कहा जा रहा है कि जो अभी हम लोग कॉन्टिनेंट और ओशियन का जो मैप देखते हैं, पास्ट में वैसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ और था। मोर एवर इट इज नाउ अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट दैट ओशियन एंड कॉन्टिनेंट विल नॉट कंटिन्यू टू एंजॉय द प्रेजेंट पोजीशन इन टाइम टू कम। तो क्या कर, और आने वाले समय भी अभी जो पोजीशन नहीं रहेगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा, है ना, आने वाले समय में भी। इफ दिस इज सो द क्वेश्चन एज व्हाट वेर देयर पोजीशन इन द पास्ट। यदि ऐसा है तो पास्ट में उसका क्या पोजीशन था, है ना। व्हाई एंड हाउ डिड दे चेंज, तो कैसे और कब वो चेंज हुए, क्यों चेंज हुए और कैसे चेंज हुए। इवन इट इज ट्रू दैट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन हैव चेंज्ड एंड आर चेंजिंग देयर पोजीशंस, यू मे वंडर एज टू हाउ साइंटिस्ट नो दिस। तो जैसे हम लोग ये भी पता, मतलब कि ये भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि साइंटिस्ट इसको कैसे जान पाए। हाउ दे डिटरमाइन द अर्लियर पोजीशन, पहले कहाँ पोजीशन था, कैसे डिटरमाइन कर पाए। यू विल फाइंड आंसर द सेम ऑफ दिस रिलेटेड क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर हम लोग यही सब पढ़ने जा रहे हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, तो ऑब्जर्व द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन। तो कह रहा है अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन को देखिए। यू विल बी सरप्राइज बाय सिमेट्री ऑफ द कोस्ट लाइन अदर साइड ऑफ द ओशन। तो दूसरे साइड यदि देखेंगे आप तो बिल्कुल उसी के जैसा होगा। जैसे साउथ अमेरिका का कोस्ट मान लीजिए कि ऐसे है ना, तो अफ्रीका का जो इधर वाला कोस्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे, ताकि दोनों जाके अटैच हो सकता है ना। तो काफ़ी सिमेट्री वहाँ पे। नो वंडर मैनी साइंटिस्ट थॉट दैट दिस सिमिलरिटी एंड कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ टू अमेरिका। तो उसी तरीके से मतलब कि इसी तरीके से आप देख सकते हैं दोनों अमेरिका के बारे में कंसीडर किया गया, यूरोप एंड अफ्रीका। तो जो दोनों अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका यूरोप में अटैच हो सकता है और साउथ अमेरिका अफ्रीका में। टू बी वंस ज्वाइन टुगेदर, कहा जा रहा है कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका पहले एक ही होंगे। इससे जो है साइंटिस्ट कंक्लूड करते हैं। फ्रॉम द नॉन रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस इट वॉज कॉल्ड अब्राहम ऑर्टेलिस, अ डच मैप मेकर हु फर्स्ट प्रपोज्ड सच पॉसिबिलिटी एज अर्लियर 1596। तो अब्राहम ऑर्टेलिस नाम का एक मैप मेकर था, एक कार्टोग्राफर जो मैप बनाता था, डच था, डेनिस मतलब कि डेनमार्क का था, ठीक है, सॉरी डच था, नीदरलैंड का था, डेनमार्क वाले को डेनिस बोलते हैं। तो एक नीदरलैंड का कार्टोग्राफर था अब्राहम ऑर्टेलिस। पहली बार इस तरह का पॉसिबिलिटी बताया था कि ऐसा हुआ होगा, 1596 में ये बात बताया गया था। उसके बाद एंटोनियो पेलेग्रिनी ड्रू अ मैप शोइंग द 3 कॉन्टिनेंट टुगेदर। तो एंटोनियो पेलेग्रिनी के द्वारा मैप बनाया जिसमें 3 कॉन्टिनेंट को एक जगह दिखाया गया था। हाउएवर अल्फ्रेड वेगनर, द जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हु पुट फॉर कम्प्रिहेंसिव आर्गुमेंट इन द फॉर्स ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जिसके बारे में लोग पढ़ते हैं और जो अभी आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब उसको मान्यता दिया गया है, ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था, जो जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में थ्योरी दिया गया। दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट। तो किस तरीके से ओशियन और कंटिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो इस थ्योरी के बारे में, मतलब किस थ्योरी में उसके बारे में बताया गया। अकॉर्डिंग टू वेगनर ऑल द कंटिनेंट फ्रॉम द सिंगल कंटिनेंट लैंडमास और मेगा ओशियन सराउंडेड द सेम। तो कहा जा रहा है कि पहले जो है कम्प्लीटली सारा जितना भी अभी हम लोग देखते हैं लैंडमास, जितना भी अभी लैंडमास देखते हैं, जितना भी कंटिनेंट देखते हैं, सब पहले एक ही जगह था, सब एक जगह था और चारों तरफ से ओशियन था, मतलब पूरा वर्ल्ड एक आइलैंड की तरह था। द सुपर कंटिनेंट वाज नेम्ड पैंजिया, तो उसको हम लोग पैंजिया के नाम से जानते हैं, विच मीन ऑल अर्थ। पैंजिया का मतलब होता ऑल अर्थ। तो स्टार्टिंग में पैंजिया था। द मेगा ओशियन को पैंथालासा, और जो ओशियन था उसको पैंथालासा बोलते थे। तो जो उस समय कॉन्टिनेंट था उसको पैंजिया बोलते थे, जो ओशियन था उसको पैंथालासा बोलते थे। पैंथालासा का मतलब होता है ऑल वाटर। ही आर्ग्यूड डेट अबाउट 200 मिलियन अगो द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बिगन टू स्प्लिट। और उसके बाद बताया गया कि लगभग 200 मिलियन साल पहले, मतलब लगभग 20 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ मिलियन साल पहले, 20 करोड़ नहीं, द सुपर जो पैंजिया था वो टूटने के कगार पर टूट गया। तो पैंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 लार्ज कंटिनेंट कॉल्ड लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। तो पैंजिया जो था 2 पार्ट में टूट गया, एक का नाम रखा गया लॉरेशिया, एक का नाम रखा गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। वही नॉर्दर्न और साउदर्न कंपोनेंट बना है, ठीक है। नॉर्थ में लॉरेशिया था, नीचे गोंडवाना लैंड था। सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड कंटिन्यू टू ब्रेक इनटू वेरियस स्मॉलर कंटिनेंट। उसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड कई पार्ट में टूटते गया। जैसे गोंडवाना लैंड जो था किसमें टूटा, तो अब गोंडवाना लैंड अफ्रीका वाले जगह पे था, तो अफ्रीका अपने जगह पे है। उसके अलावा साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड से टूटा है, इंडिया का साउदर्न पोर्शन टूटा है, ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड से टूटा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं गोंडवाना लैंड कई पार्ट में टूट गया। अ वेराइटी ऑफ एविडेंस वाज ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इसके सपोर्ट में कई सारा एविडेंस दिया गया, जैसे कुछ एविडेंस यहाँ पे देखते हैं। द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट जिग्स ऑफ हिट, ठीक है, मतलब कि जो कॉन्टिनेंट का मैचिंग जो भी बताएं कि साउथ अमेरिका में इस तरह का जहाँ पे है, तो उसी तरह से अफ्रीका में यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे में अटैच हो जाता है। द शोरलाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर है, रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच।
तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मैच करते हैं। इट में बी नोटेड दैट मैप प्रोड्यूस्ड यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामर टू फाइंड द बेस्ट फिट ऑफ अटलांटिक मार्जिन और प्रेजेंटेड बाय बुलार्ड इन 1964। तो इसके लिए एक मैप कंप्यूटर प्रोग्राम के तहत एक मैप प्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, 1964 में। इट प्रूव्ड इट क्वाइट परफेक्ट, तो इसके द्वारा भी बताया गया कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे से अटैच हो जाता है। द मैच वाज ट्राइड एट 1000 फैथम लाइन इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट शोर लाइन। नेक्स्ट यहाँ पे एक रॉक ऑफ सेम एजेज अक्रॉस द ओशियन, तो ओशियन के दोनों तरफ एक सेम एज के रॉक पाए जाते हैं। द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड डेवलप इन रिसेंट पीरियड, तो रेडियो डेटिंग मेथड से पता लगाया गया कि जो रॉक पाए जाते हैं दोनों कंटिनेंट में, साउथ अमेरिका में और अफ्रीका में, दोनों सेम एज के हैं जबकि दोनों डिफरेंट कंटिनेंट के हैं। फिर भी द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक 2000 मिलियन एगो फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेज विद वेस्टर्न अफ्रीका, जो ब्राजील में जो रॉक पाया जाता है वेस्टर्न अफ्रीका के साथ मैक्स हो जाता है, मतलब मिल जाता है, उसी के जैसा है। तो इससे भी पता लगाया जा सकता है। द अर्लीस्ट मैराइन डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका और द जुरासिक एज, जो साउथ अमेरिका के कोस्ट लाइन में जो रॉक हैं और अफ्रीका वो जुरासिक एज के हैं। दिस सजेस्ट द ओशियन डिजंट एग्जिस्ट प्रायर टू दैट टाइम, इससे पता चलता है कि उस समय ओशियन नहीं था। उसके ऊपर से टाइलाइट, इट इज द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। टाइलाइट क्या है, तो एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है जो ग्लेशियर के फॉर्मेशन से बनता है, डिपॉजिट से बनता है। द गोंडवाना सिस्टम सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंडमास ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो गोंडवाना लैंड जो 6 पार्ट में टूट गया था। एट द बेस द सिस्टम इज थिक टाइलाइट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन, तो कहा जा रहा है कि गोंडवाना लैंड के जो नीचे वाले पोर्शन था, बेस वाला पोर्शन था, वहाँ पे टाइलाइट पाया जाता था, ठीक है। और टाइलाइट में क्या होता है, तो ग्लेशियर का डिपॉजिट होता है, तो वही जाकर के अभी अंटार्कटिका बन चुका है, अब देख सकते हैं। दैट द बेस सिस्टम इज थिक टाइलाइट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन। काउंटर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन आर फाउंड इन अफ्रीका, तो उसका जो काउंटर पार्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका, फाल्कलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ओवरऑल रिजेम्बलेंस ऑफ गोंडवाना टाइप सेंटिमेंट क्लियरली डिमोस्ट्रेट दैट दिस लैंड मासेज हैव सिमिलर हिस्ट्री, तो कह रहे पूरे गोंडवाना लैंड का जितना है सबको यदि देखा जाए तो इससे पता चलता है कि सबका एक ही जैसा हिस्ट्री था। ग्लेशियल टाइलाइट प्रोवाइड अनएम्बिगियस एविडेंस ऑफ पैलियो क्लाइमेट्स एंड ऑल्सो ड्रिफ्टिंग ऑफ कंटिनेंट, तो ग्लेशियल टाइलाइट पाया जाना ही ये बताता है कि कंटिनेंट ड्रिफ्ट हुआ था एक समय, पहले एक ही जगह था, अब ड्रिफ्ट होकर अलग अलग हो चुका है। नेक्स्ट है प्लेसर डिपॉजिट, द अक्रेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन द घाना कोस्ट एंड एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन इन अमेजिंग फैक्ट, तो कहा जा रहा है कि घाना कोस्ट में जो पाया जाता है गोल्ड पाया जाता है, ठीक है, उसके अलावा और कोई दूसरा वहाँ पे रॉक नहीं पाया जाता, ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन द ब्राजील एंड द ओबियस दैट गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना डिराइव्ड फ्रॉम ब्राजील प्लेस टू वेन द टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाई साइड, तो कहा जा रहा है कि जो उसके लिए जो रॉक है, ठीक है, द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राजील, तो उसका जो वेन्स है, जैसे नॉर्मली जो रॉक जहाँ से गोल्ड निकाला जाता है, तो सबसे पहले उसके लिए एक उसके ऊपर एक पत्थर होता है जिसको गोल्ड बियरिंग वेन्स बोला जाता है, और उसके नीचे गोल्ड पाया जाता है, ठीक है। तो घाना में जो गोल्ड पाया जाता है वहाँ पे सिर्फ सोना है, गोल्ड बियरिंग वेन्स नहीं है, और गोल्ड बियरिंग वेन्स जो है ब्राजील में है और उसमें सोना नहीं है, तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों पहले एक ही जगह था, अब अलग अलग हो चुका है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल का डिस्ट्रीब्यूशन होना, तो वेन आइडेंटिकल स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल अडेप्टेड टू लिविंग ऑन लैंड इन फ्रेश वाटर और इन आइदर साइड ऑफ मैराइन बैरियर्स, अ प्रॉब्लम अराइजेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहा जा रहा है कि जैसे इसका एक विपक्ष में एक आर्गूमेंट आया था कि दोनों तरफ अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं ना, मतलब कि ब्राज़ील में जो जानवर पाया जाता है अफ्रीका में नहीं पाया जाता है उस तरह का, लेकिन यदि फॉसिल का जब वहाँ पे पढ़ा गया, ठीक है, कि हज़ारों साल पहले कैसे जानवर रहते थे, तो फॉसिल दोनों का सेम पाया गया। द ऑब्जर्वेशन दैट लेम्यूर्स अकर इन इंडिया, माडागास्कर एंड अफ्रीका लेट सम टू द कंसीडर अ कंटिग्यूअस लैंड मास, जैसे एक लेमूर पाया जाता है इंडिया में, मेडागास्कर में, अफ्रीका में, तो इससे ही पता चलता है कि मतलब कि पहले एक ही लैंड मास हुआ करता था। लेमूरिया लिंकिंग दीज 3 लैंड मासेज, तो लेमूर से जो है तीनों लैंड मास एक दूसरे से लिंक्ड है, ऐसा बताया गया। नेक्स्ट है मेसोसेरस वाज अ स्मॉल रेप्टाइल अडेप्टेड टू स्लो ब्रैकिश वाटर, द स्केलेटल ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज, साउदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड इरेबियन फॉर्मेशन ऑफ ब्राजील, तो कहा जा रहा है कि जैसे एक पहले का स्केलेटन था जिसका एक रेप्टाइल था जिसका नाम था मेसोसोरस, ठीक है, तो मेसोसोरस 2 ही जगह पाया जाता है अभी साउथ अफ्रीका में, उसका जो फॉसिल है 2 ही जगह मिलता है, साउथ अफ्रीका में और ब्राज़ील में, तो इससे ही पता चलता है कि दोनों एक ही जगह है, मतलब कि दोनों पहले एक जगह था, अभी भले ही 4800 किलोमीटर दूर हो गया और बीच में ओशियन भी है ना। तो इस तरीके का यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा एविडेंस उसके सपोर्ट में दिया गया। फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग इतना बड़ा अमाउंट में हुआ था, तो उसके लिए फोर्स कहाँ से आया था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो वेगनर सजेस्टेड दैट मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कंटेंट वाज काउज्ड बाय द पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स, तो कहा जा रहा है इसीलिए पोल फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स रिस्पॉन्सिबल था। पोल फ्लिंग फोर्स रिलेट टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पोल फ्लिंग फोर्स मतलब जो अर्थ के रोटेशन के कारण जो फोर्स लगता है। यू आर अवेयर दैट द फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, कहा जा रहा है कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इट इज अ बल्ज एट द इक्वेटर के पास ये थोड़ा सा निकला हुआ है ना पोल के मुकाबले। दिस बल्ज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ये जो निकला हुआ है भी अर्थ के रोटेशन के कारण ही है, ठीक है,
मतलब कि ऐसे है ना जो शेप, अर्थ का जो शेप है, तो यहाँ पे थोड़ा चपटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा चपटा हुआ है, तो इक्वेटर जो ज़्यादा है यहाँ, इक्वेटर पे जो बल्ज है ये भी रोटेशन के कारण है, ठीक है। The second force that was suggested by Wegener, the tidal force, is due to attraction of moon and the sun that develop tide in the oceanic water. तो इसके बारे में तो काफ़ी पहले से हम लोग जानते हैं। Wegener believed that these forces would become effective when applied over many million years. तो क्या कह रहा है कि ऐसा फोर्स जब मिलियन ईयर्स के लिए लगता है किसी जगह पे, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाता है, जिसके कारण से ये ड्रिफ्टिंग हुआ होगा। नेक्स्ट पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। तो इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फॉर कंटिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट ऑफ द एविडेंस वाज कलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना डिपॉजिट लाइक टाइलाइट। तो कहा जा रहा है कि ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए जो भी एविडेंस कलेक्ट किया गया था वो फ्लोरा एंड फौना से कलेक्ट किया जाता था। तो कौन सा जानवर पाए जाते हैं, कौन सा पेड़ पाए जाते हैं। अ नंबर ऑफ डिस्कवरीज ड्यूरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वार II पीरियड एडेड न्यू इन्फॉर्मेशन टू जियोलॉजिकल लिटरेचर। तो कहा जा रहा है कि उसी दरमियान मतलब कि ड्रिफ्ट स्टडीज के एविडेंस का खोज करते समय काफ़ी नया नया चीज़ मिला आदमी को पढ़ने के लिए, और काफ़ी नया डिस्कवरी हो गया उस समय। पार्टिकुलरली द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशियन फ्लोर मैपिंग प्रोवाइडेड न्यू डायमेंशन फॉर द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एक यहाँ पे आया। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, आर्थर होल्मस 1913 डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शनल करंट ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन। तो कहा जाए कि आर्थर होल्मस के द्वारा 1930 में मतलब कि डिस्कस किया गया था कि कन्वेक्शनल करंट होता होगा मेंटल पोर्शन में। मेंटल कहाँ, तो अर्थ के नीचे जो पोर्शन है उसमें। दिस करंट आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियोएक्टिव एलिमेंट काउजिंग थर्मल डिफरेंसेज इन द मेंटल पोर्शन। तो मतलब कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं उस रीजन में, मेंटल वाले रीजन में, ठीक है, उसके द्वारा जो थर्मल डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है उसके कारण से वहाँ पे कन्वेक्शनल करंट वहाँ पे आता होगा। होल्म्स आर्ग्यू दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। होल्म्स का कहना था कि ऐसा करंट पूरे मेंटल पोर्शन में आता है। दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटेम्परेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कहा जा रहा है कि इसके बेसिस पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को मतलब विरोध किया जाता है कि ऐसा मतलब कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक इमेजिनरी थ्योरी है, ठीक है, और उसके ऊपर एक कन्वेक्शनल करंट थ्योरी दिया जाता है, ठीक है, कि अर्थ के अंदर एक फोर्स जनरेट हुआ होगा, उसी कारण से मतलब कि टूट करके अलग अलग बटा है। मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर को मैपिंग करना। डिटेल रिसर्च ऑफ द ओशियन कन्फिगरेशन रिवील्ड दैट ओशियन फ्लोर इज नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इज फुल ऑफ रिलीफ। तो कहा जा रहा है कि ओशियन प्लेन के नीचे वाले पोर्शन, जैसे मतलब ओशियन के कहीं तो सरफेस होगा ना, उसके पढ़ने से पता चलता है कि सिर्फ एक प्लेन एरिया नहीं, जैसे आदमी क्या इमेजिन करता है, जैसे तालाब का जो सरफेस होता है कैसा होता है, प्लेन एरिया होता है, मतलब कि बराबर होता है लगभग। तो उसी तरीके से आदमी इमेजिन करता था पहले कि जो फ्लोर होगा, ओशियन का जो सरफेस होगा वो भी एक बस प्लेन एरिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फीचर है। मतलब कहीं कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेट्यू है ना, कहीं और गड्ढा है जिसको ट्रेंच बोलते हैं। एक्सपेडिशन टू मैप द ओशियनिक फ्लोर इन द पोस्ट वर्ल्ड वार पीरियड प्रोवाइडेड ए डिटेल्ड पिक्चर ऑफ ओशियनिक रिलीफ एंड इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस एवरेज डीप ट्रेंचेस। तो कहा जा रहा है कि उससे हम लोग को पता चला वर्ल्ड वार II के बाद जब ओशियन मैपिंग किया गया तो उससे पता चला कि अंदर भी बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, बहुत कहीं कहीं गड्ढा भी है, मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। और खास करके ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे पाए जाते हैं। द मिड ओशियनिक रीजन आर फाइंड टू बी मोस्ट एक्टिव इन टर्म ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। कल भी हम लोग इस टर्म के बारे में पढ़े थे कि पहाड़ जो होता है समुद्र के अंदर उसको मिड ओशियनिक रीज बोलते हैं, और मेनली वोल्केनिक इरप्शन के कारण बनते हैं। द डेटिंग ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशियनिक क्रस्ट रिवील दैट फैक्ट दे मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरिया। जो वहाँ से रॉक निकाला गया है ये सब माउंटेन से, उससे पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल एरिया पे जो पत्थर पाए जाते हैं उसके मुकाबले यंग हैं। रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ओशियनिक रीज एंड हैविंग इक्विडिस्टेंस लोकेशन फ्रॉम क्रेस्ट वेयर फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलरिटी बोथ इन टर्म ऑफ देयर कंस्टिट्यूशन एंड एज। तो कहा जा रहा है कि यदि एक जगह से मतलब कि एक जो गड्ढा है वहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे इस तरीके का फॉर्मेशन हुआ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, वहाँ से कुछ दूर पे जो रॉक मिलता है और इधर जो कुछ दूर पे रॉक मिलता है, और दोनों का सिमिलरिटी मतलब कि दोनों काफ़ी सिमिलर होते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट ओशियन फ्लोर कन्फिगरेशन। ओशियन फ्लोर का कॉन्फिगरेशन क्या है? इन दिस सेक्शन वी शैल नोट फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू ओशियन फ्लोर कन्फिगरेशन दैट हेल्प अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। वी विल बी स्टडिंग द डिटेल ऑफ ओशियन फ्लोर इन चैप्टर 13। चैप्टर 13 में ओशियन फ्लोर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस बिलीव मतलब हम लोग इस तरीके से पढ़ लेते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये माउंटेन है जो अभी तक है, अभी मतलब नॉर्मल मान लीजिए एवरेस्ट है, उसके बाद ये सी लेवल यहाँ तक होता है ना, यहाँ से हम मान लीजिए सी लेवल मेजर करते हैं। एक कॉन्टिनेंट है इधर जो ऊपर में आपको दिख रहा है, एक मिनट सॉरी, यहाँ जो आपको दिख रहा है एक कॉन्टिनेंट है वाला पोर्शन है, यहाँ सी लेवल है जो आप देख रहे हैं जहाँ पर रेड कलर मार्क किए हैं। उसके नीचे जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। उसके नीचे जो आता है इस वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। मतलब मिट्टी जहाँ से खत्म होना स्टार्ट हुआ और हल्का हल्का पानी मतलब समुद्र किनारे वाला जो इलाका है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल सेल्फ। इधर तो कॉन्टिनेंटल है ही, इधर तो कॉन्टिनेंट है ही, मिट्टी तो है ही, जमीन है उधर। उसके बाद इधर आता है कॉन्टिनेंटल सेल्फ। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप, जहाँ पे और ज़्यादा स्लोप बन जाता है, मतलब यहाँ से और गड्ढा होने जाता है। ये एवरेज डेप्थ है ना। उसके नीचे चालू होता है ओशियनिक फ्लोर,
और फिर सबसे ज़्यादा डीपेस्ट ओशियन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बारे में बताया गया, तो वही कॉन्टिनेंट जहाँ पे खत्म होता है, जहाँ से ओशियनिक का एरिया चालू होता है, ओशियन का एरिया चालू होता है, उसको कॉन्टिनेंटल मार्जिन बोलते हैं। दीज आर फॉर्म द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंट सोर्स एंड डीप ओशियन बेसिन। तो डीप ओशियन बेसिन और कॉन्टिनेंट के बीच का ट्रांजिशन फेज होता है। देन इंक्लूड कॉन्टिनेंटल सेल्फ, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, मतलब कि डिफरेंट पार्ट में बांटा गया ऐसा बोल सकते हैं। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ओशियनिक डीप ट्रेंचेज। ठीक है, ऑफ दीज द डीप ओशियनिक ट्रेंचेज आर द एरियाज विच आर कंसिडरेबल इंटरेस्टिंग सो फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट इज कंसर्न्ड। तो कहा जा रहा है जिसमें सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक का रुचि ओशियनिक ट्रेंच के बारे में पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट एबाइसल प्लेन क्या है, तो दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशियनिक रीज। तो मिड ओशियनिक रीज और कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बीच में जो प्लेन पाया जाता है उसको एबाइसल प्लेन बोलते हैं। द एबाइसल प्लेन आर इन द एरिया वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन गेट डिपॉजिटेड। तो एक्चुअली जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से है, इस मैप में फिर से आते हैं इस पिक्चर पे। तो मान लीजिए कि ये जो ओशियन फ्लोर है, यहाँ पे कोई मिड ओशियनिक रीज है ना, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पहाड़ बना हुआ है। ठीक है, तो ऊपर से तो दिखेगा ही नहीं। तो मान लीजिए इधर से जो मिट्टी कट कर आ रहा है, जैसे हम लोग नदी जैसे मिट्टी काट के ले जाते हैं, उसे समुद्र भी ले जाता है। तो मिट्टी कट के जब आ रहा है, तो मान लीजिए कि जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ये वाला, ये दोनों के बीच में कहीं मिट्टी जमा हो गया है, तो एक प्लेन का क्रिएशन होगा, तो उसी को बोलते हैं एबाइसल प्लेन। ठीक है, तो ये था एबाइसल प्लेन। ये कहाँ पाया जाता है, तो लाई बिटवीन कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड मिड ओशियनिक रीज। कॉन्टिनेंटल मार्जिन और मिड ओशियनिक रीज के बीच में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट मिड ओशियनिक रीज, ये क्या होता है, तो दीज फॉर्म एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। तो ओशियन के अंदर जो है इंटरकनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड एक चेन है माउंटेन के। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यदि देखा जाए तो अर्थ के सर्फेस पे सब लंबा माउंटेन चेन है। दो सबमर्ज्ड अंडर द ओशियनिक वाटर, हालांकि सबमर्ज्ड है ओशियन के अंदर। इट इज कैरेक्टराइज बाय सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट एट फ्रैक्शनल प्लेटू एंड द फ्लैंक जोन ऑल इन इट्स लेंथ। तो कहा जा रहा है कि इसमें कई तरह के क्रेस्ट हैं, कई तरह के ऊंचे पहाड़ है, गड्ढे हैं, प्लेटू भी हैं। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी। इसका जो क्रेस्ट वाला रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनो आता है ना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। अर्थक्वेक और वोल्केनो के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लोग पढ़ते हैं। तो कहा जरा स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी इन फिगर 4.2। तो 4.2 फिगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ एक मिनट। तो यहाँ पे बताया गया जाए डार्क कलर में, वहाँ पे अर्थक्वेक जोन काफ़ी, जैसे इंडिया का ये वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, इधर ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। तो जहाँ जहाँ कॉन्टिनेंट का ऐड हुआ है ना, यहाँ अर्थक्वेक आता है, यहाँ अर्थक्वेक आता है, ये सब अर्थक्वेक वाले रीजन है। नेक्स्ट सैलो अर्थक्वेक जोन, तो जहाँ पे इस कलर में इस तरह का डॉटेड कलर दिया है, जैसे यहाँ पे, यहाँ जो डॉटेड कलर है सब, तो यहाँ पे हल्का अर्थक्वेक आता है। वोल्केनिक इरप्शन जहाँ पे छोटा डॉट है ना, ये वोल्केनिक इरप्शन, और बड़ा जो डॉट है वहाँ पे हॉट स्पॉट है। तो आप देख सकते हैं ये रीजन में काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूसली इस तरह से आ रहा है ना। तो इसको हम लोग रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, मतलब कि जहाँ पे वोल्केनो एक तरह से चेन बना करके आ रहा है, माला पूरा बनाए हुए, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी इन वोल्केनो। तो इस मैप में बताया गया सिस्मिक एक्टिविटी और वोल्केनो के बारे में। यू विल नोटिस अ लाइन ऑफ डॉट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्टलाइन। तो अटलांटिक ओशन में, मतलब कोस्टलाइन के लगभग पैरेलल एक डॉटेड लाइन है। इट फर्दर एक्सटेंड इनटू द इंडियन ओशन। इट bifurcate a little south of the Indian subcontinent with one branch moving in East Africa and other meeting in a similar line from Myanmar to Guyana. You will notice that this line dot coincide with the mid oceanic ridge। जैसे आप यहाँ पे एक बार फिर मैप पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे यदि देखा जाए यहाँ से, तो जैसे इस एरिया की बात किया जाए, यहाँ से बात किया जा रहा है कि यहाँ से एक डॉटेड लाइन आता है, ये दो पार्ट में बट जा रहा है यहाँ से। ठीक है, एक यहाँ इंडिया के पास आ रहा है, जैसे इंडिया इस मैप में नहीं है, यहाँ पे देख सकते हैं यही वाला फिगर यहाँ पे, तो एक इंडिया के पास आ रहा है, एक अमेरिका के पास चला जा रहा है। वही यहाँ बताया गया कि बाइफर्केट हो जाता है लिटिल साउथ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ इंडिया के हल्का नीचे बाइफर्केट हो, दो पार्ट में टूट जाता है। एक ब्रांच जो ईस्ट अफ्रीका में चला जाता है और एक ब्रांच म्यांमार की तरफ चला जाता है, सिमला लाइन फ्रॉम म्यांमार टू गियाना। ठीक है, द सैडेड बेल्ट शोइंग अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन कोइंसाइड अल्पाइन हिमालयन सिस्टम एंड रिम ऑफ पैसिफिक ओशन। इट जनरली फोकी ऑफ द अर्थक्वेक इन द एरिया ऑफ मिड ओशियनिक रीज। तो कहा जा रहा है कि उसी एरिया में ज़्यादा अर्थक्वेक आता है। अल्पाइन हिमालयन बेल्ट एज वेल एज द रिम ऑफ द पैसिफिक द अर्थक्वेक आर डीप सीटेड वंस। तो अल्पाइन हिमालय बेल्ट या फिर जो पैसिफिक का रिम है उधर अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा होता है। द मैप ऑफ वोल्केनो आल्सो शोज अ सिमिलर पैटर्न। वोल्केनो का मैप भी कुछ इसी तरीके से है। द रिम ऑफ पैसिफिक इज ऑल्सो कॉल्ड रिम ऑफ फायर ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वोल्केनो इन दिस एरिया। तो पैसिफिक का जो रिम है यहाँ पे है ना, उसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, क्योंकि इधर काफ़ी ज़्यादा वोल्केनो एक्टिविटी होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। एज मेंशन्ड अबव द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज प्रोवाइडेड कंसिडरेबल इन्फॉर्मेशन।
दैट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ वेगनर। तो कहा जा रहा है कि जो हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़े थे, उसमें कई ऐसे चीज़ मिले जो वेगनर के समय में मतलब नहीं थे, इसलिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वो नहीं है। पार्टिकुलरली द मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर, खास करके उस समय ओशियन फ्लोर का मैपिंग नहीं किया गया था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या क्या फैक्ट मिला था। इट वाज रियलाइज दैट ऑल द मिड ओशियनिक रीज वोल्केनिक इरप्शन आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू सर्फेस टू इन दिस एरिया। तो कहा जा रहा है कि ऐसा मतलब कि रियलाइज किया गया कि जितने भी मिड ओशियनिक रीज हैं वोल्केनिक इरप्शन दोनों कॉमन है, जितने मिड ओशियनिक रीज और वोल्केनिक इरप्शन है दोनों कॉमन है, और दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सर्फेस इन दिस एरिया। और वोल्केनो के कारण वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लावा जमा होते रहता है समुद्र के अंदर भी। द रॉक इक्वी डिस्टेंस ऑन द आइदर साइड ऑफ क्रेस्ट ऑफ मिड ओशियनिक रीज सो रिमार्केबल सिमिलरिटीज। तो यदि कहीं से भी क्रेस्ट लिया जाए, ठीक है, मतलब कहीं से भी एक पीक लिया जाए तो वहाँ से बराबर डिस्टेंस पे जो भी रॉक पाए जाएंगे उसके अंदर एक सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, तो उनका केमिकल कंपोजिशन सिमिलर होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। रॉक क्लोजर टू द मिड ओशियनिक रीज हम नॉर्मल पोलरिटी एंड दे आर यंगेस्ट। जो मिड ओशियनिक रीज के पास के जो रॉक होते हैं यंगेस्ट होते हैं। द एज ऑफ रॉक इंक्रीज एज वन में फ्रॉम अदर द क्रेस्ट। तो क्या है कि जैसे हम लोग क्रेस्ट से दूर जाते हैं तो हम लोग को पुराना मतलब एज जो है रॉक का बढ़ते जाता है। द ओशियन क्रस्ट रॉक और मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक। कॉन्टिनेंटल रॉक के मुकाबले देखा जाए तो ओशियन के अंदर जो रॉक पाए जाते हैं वो यंग होते हैं। द एज ऑफ रॉक इन द ओशियनिक क्रस्ट इज नाउ मोर देन 200 मिलियन ईयर ओल्ड। सम ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशन सॉलिड 3200 मिलियन ईयर ओल्ड। तो कहा जा रहा है कि जैसे ओशियनिक क्रस्ट का एज मतलब कि एज देखा जाए उसके रॉक का तो लगभग 200 मिलियन के आसपास होता है, और जबकि कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो 3200 मिलियन के आसपास होता है। द सेडिमेंट ऑन द ओशियन फ्लोर आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। जो ओशियन फ्लोर पे जो सेडिमेंट होते हैं काफ़ी थीन होते हैं। साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इफ द ओशियन फ्लोर वेयर एज ओल्ड एज कंटिनेंट टू हैव अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ सच लॉन्गर ड्यूरेशन। हाउएवर नाउ वेयर द सेडिमेंट कॉलम फाउंड टू बी ओल्डर देन 200 मिलियन हो। तो जो हम लोग एबाइसर प्लेन जो हम लोग पढ़े थे अभी, है ना, कि जो सेडिमेंट जमा होता है तो वो मतलब कि अर्थ के मुकाबले काफ़ी पतला ओशियन में। द डीप ट्रेंचेज हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक। डीप ट्रेंचेज में काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। वाइल अक्रेज फाइल इन द मिड ओशियनिक रीज एरिया द क्वेक फोकी हैव सैलो डेप्थ। तो क्या जरा उसका जो फोकस होता है काफ़ी कम गहराई में होता है क्योंकि ऑलरेडी समुद्र के अंदर है। दिस फैक्ट एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड ओशियनिक रीज लेड हेस टू प्रपोज दिस हाइपोथेसिस नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इसी के आधार पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग का हाइपोथेसिस दिया गया है। हेज आर्ग्यूड दैट कांस्टेंट इरप्शन एट द क्रेस्ट ऑफ ओशियनिक रीजेज काउज द रप्चर ऑफ वोल्केनिक क्रस्ट एंड न्यू लावा वेजेज इनटू इट। तो कहा जा रहा है कि क्रेस्ट के पास जो वोल्केनिक इरप्शन होता है इसके कारण से नया लावा निकलता है ना, और उसके कारण से नए फ्लोर का क्रिएशन हो रहा है। द ओशियनिक फ्लोर 10 स्प्रेड, तो इस तरीके से ओशियन फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। द यंगर वन ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट एज वेल एज द फैक्ट दैट स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशियन डजंट काउज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर। तो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि एक ओशियन पे फैल जाने से दूसरा ओशियन डूब जाएगा, ठीक है। Made has think about the consumption of oceanic crust. The further maintained that the ocean floor also get pushed due to volcanic eruption at the crest. Ocean floor volcanic eruption के कारण भी पुश हो जा रहा है, फैल जा रहा है। Sink down at the oceanic trenches, और oceanic trench में जाकर डूब जा रहा है ना, मतलब कि जहाँ पे गड्ढा है, जैसे यदि ओशियन फ्लोर फैल रहा है तो फैल के जाएगा कहाँ, अर्थ का एरिया तो कांस्टेंट है, तो जहाँ पे गड्ढा है उसमें जाकर को मिट्टी भर जा रहा है या फिर जो भी उसका पत्थर होगा वो भर जा रहा है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज डिपिक्टेड इन फिगर 4.3। यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताया गया है 4.3, एक मिनट, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओशियनिक क्रस्ट यदि फैल रहा है तो ये गड्ढा में जाकर के भरा जा रहा है ना। यहाँ पे जैसे देखिए एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो ओशियनिक क्रस्ट यदि बढ़ेगा तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे नहीं चढ़ रहा है ना, इधर नहीं आ रहा है, बल्कि ये नीचे की ओर समजिम होता जा रहा है, ठीक है, सबडक्ट कर रहा है, ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सीन द एडवेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन कंटिनेंट वाज रिवाइव। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से वेगनर के द्वारा दिए गए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसके बाद ये मान लिया गया था कि ओशन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। लेकिन जब इस तरह का नया नया थ्योरी आने लगा, कन्वेक्शनल करंट का थ्योरी, फिर हेग का जो स्प्रेडिंग सी फ्लोर का थ्योरी है, तो फिर से प्रॉब्लम आ गया कि अब क्या माना जाए। In 1967, मैकिंजर एंड पार्कर also called and also Morgan independently collect the available ideas came out with another concept called plate tectonics। तो सब मिलकर के फिर एक अलग एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स। A tectonic plate also called lithosphere plate is a massive irregularly shaped slab of solid rock। तो टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है, तो लिथोस्फेरिक प्लेट भी इसको बोलते हैं। ये काफ़ी बड़ा होता है, इरेगुलर शेप का होता है, सॉलिड रॉक होता है, जनरली कंपोज्ड ऑफ बोथ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक लिथोस्फेयर। इसमें कॉन्टिनेंट और ओशियनिक दोनों तरह के लिथोस्फेयर होते हैं। प्लेट मूव हॉरिजॉन्टली ओवर द स्टेनोस्फेयर रिजिड यूनिट्स।
द लिथोस्फीयर इंक्लूड द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल विद द थिकनेस रेंज वेरिंग बिटवीन 5 to 100 किलोमीटर। तो कहा जा रहा है कि लिथोस्फीयर इसमें जो लिया जाता है 5 से 100 किलोमीटर के आसपास होता है। ओशियनिक पार्ट एंड अबाउट 200 किलोमीटर ओशियनिक कॉन्टिनेंटल एरिया। तो इसके बारे में हम लोग कल पढ़े थे लिथोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक होता है। अ प्लेट में भी रेफर टू एज कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट डिपेंडिंग ऑन व्हिच द टू ऑक्यूपाई लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट। तो प्लेट को ओशियनिक प्लेट बोला जाएगा या कॉन्टिनेंटल प्लेट बोला जाएगा, ये डिपेंड करता है कि उस प्लेट का कौन सा एरिया ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट वाला एरिया ज़्यादा है या फिर ओशियन वाला एरिया ज़्यादा है। पैसिफिक प्लेट इज लार्जर एन ओशियनिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट एकमात्र एक ओशियनिक प्लेट है। यूरेशियन प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसमें कॉन्टिनेंट वाला पोर्शन ज़्यादा है। दो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स प्रपोज दैट मेजर लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट। तो इस थ्योरी के अनुसार जो जितना भी लिथोस्फीयर उसको 7 मेजर प्लेट में बांटा गया और कुछ माइनर प्लेट में बांटा गया है। यंग फोल्ड माउंटेन रीचेज ट्रेंचेज एंड ऑल्सो फॉल्ट सराउंडेड विद मेजर प्लेट। ये सब मेजर प्लेट के आसपास कई तरह के माउंटेन वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप प्लेट टेक्टोनिक्स को पूरा देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया है। तो सबसे पहले यदि देखा जाए तो एक है यहाँ पे अंटार्कटिक प्लेट, सबसे पहला अंटार्कटिक प्लेट। उसके बाद आता है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे आता है पैसिफिक प्लेट। तो पैसिफिक प्लेट कैसा प्लेट हो गया, ओशियनिक प्लेट है। 5th नंबर पे आता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। 6th नंबर पे आता है अफ्रीकन प्लेट और 7th नंबर पे आता है यूरेशियन प्लेट, है ना। इस तरीके से 7 प्लेट है। कौन कौन, तो सबसे पहले अंटार्कटिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद है पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और लास्ट यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो ये 7 मेजर प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अंटार्कटिका एंड सराउंडिंग ओशियनिक प्लेट, अंटार्कटिका और सराउंडिंग का जो ओशियनिक प्लेट है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जिसमें वेस्टर्न अटलांटिक फ्लोर भी है, अटलांटिक ओशन का फ्लोर है। साउथ अमेरिकन प्लेट विद कैरेबियन आइलैंड, साउथ अमेरिकन। उसके बाद पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकन प्लेट विद ईस्टर्न अटलांटिक ओशन फ्लोर, यूरेशियन एंड एडजेसेंट ओशियनिक प्लेट, ठीक है। तो यूरेशिया में कौन आता है, एशिया और यूरोप वाला रीजन आता है, हिमालय के नॉर्थ में जो भी है। और कुछ माइनर प्लेट यहाँ बताया गया, जैसे कोकोस प्लेट कहाँ है, तो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। कोकोस प्लेट कहाँ है, तो सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। नाजका प्लेट कहाँ है, तो साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में है। अरेबियन प्लेट कहाँ है, तो सऊदी अरेबिया लैंड मास के बीच में, मोस्टली तो सऊदी अरेबिया लैंड मास। फिलीपीन प्लेट बिटवीन द एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट, एशियाटिक प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में फिलीपीन प्लेट है। इस तरीके से माइनर कुछ प्लेट के बारे में दिया है। उसके बाद फिर है नेक्स्ट कैरोलिन प्लेट है कहाँ है, तो फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में, नॉर्थ ऑफ गियाना। फूजी प्लेट कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ प्लेट यहाँ पे है, मतलब कि 7 प्लेट, 7 मेजर प्लेट और कुछ माइनर प्लेट के बारे में बात किया गया। तो कहा जाता है कि ये जो प्लेट है ये भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। इट इज नॉट द कंटिनेंट एट मूव बिलीव्ड बाय वेगनर। तो कहा जा रहा है कि कॉन्टिनेंट मूव नहीं करता है बल्कि कॉन्टिनेंट ही मूव करता है। कॉन्टिनेंट आर पार्ट ऑफ प्लेट, कॉन्टिनेंट प्लेट का पार्ट है। तो व्हाट मूव्स इज द प्लेट, और प्लेट मूव करता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली कॉन्टिनेंट भी मूव करता है। मोर इवेंट वी नोटेड दैट ऑल द प्लेट विदाउट एक्सेप्शन है मूव्ड इन द जियोलॉजिकल पास्ट। तो कहा जा रहा है कि जितने भी प्लेट हैं पहले मूव कर चुके हैं, सॉल कंटिन्यू टू मूव, आगे भी मूव करेंगे फ्यूचर में भी। वेगनर हैड साउट दैट ऑल द कॉन्टिनेंट टू हैव इनिशियली एग्जिस्टेड एज अ सुपर कॉन्टिनेंट इन द फॉर्म ऑफ पैंजिया। हाउएवर द लेटर डिस्कवरी रिवील्ड दैट द कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस रेजिस्टिंग ऑन द प्लेट हैव बीन वांडरिंग ऑल अराउंड द जियोलॉजिकल पीरियड। तो कहा जा रहा है कि बताया गया था वेगनर के द्वारा कि पैंजिया के रूप में सारा लैंड मास एक जगह इकट्ठा था, लेकिन यहाँ बताया गया कि इकट्ठा होगा, लेकिन जितना लैंड मास है सब एक दूसरे से, मतलब कि जितना भी लैंड मास है सब काफ़ी ज़्यादा रोटेट किया है, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से दूर गया है। Pangea was a result of converging of different continental masses that were part of one or other plate. Scientists using the paleomagnetic data have determined the position held by each of the present continental landmass. तो साइंटिस्ट जो है डाटा के मतलब अवेलेबल करा करके मतलब कि पता लगा है कि कौन कहाँ पे था, ठीक है। पिक्चर 4.4 में उसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे ऊपर में यहाँ था ना, कितने साल पहले कहाँ पे कैसे था। तो ऐसे आप देख सकते हैं 540 मिलियन साल पहले इस तरीके से था, 300 मिलियन साल बाद ऐसा हुआ, 420 मिलियन साल बाद ऐसा हुआ, 300 मिलियन साल बाद ऐसा हुआ, 120 मिलियन साल अभी इस तरीके से है ना, प्रेजेंट हम लोग देख सकते हैं। एक मिनट, हाँ। तो प्लेट का जो मूवमेंट होता है 3 तरीके का होता है, हम लोग क्लास 9th में इसको पढ़े थे। डाइवर्जेंट बाउंड्री, तो फिर न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड, यहाँ पे नया क्रस्ट जनरेट होता है, इसलिए को कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी कहा जाता है। दिस साइड्स पर प्लेट में मूव है, ये कब बनता है, जब दो प्लेट आपस एक दूसरे से दूर जाता है, इसको स्प्रेडिंग साइड भी बोलते हैं। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री मिड अटलांटिक रिज। तो मिड अटलांटिक रिज जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन एट दिस अमेरिकन प्लेट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट। तो यहाँ पे अमेरिकन प्लेट जो सेपरेट हो रहा है यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से, ठीक है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बना। कन्वर्जेंट बाउंड्री कहाँ है, तो जब एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, एक दूसरे के तरफ आ रहा है, तो व्हेन द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, तो इसको डिस्ट्रॉयड मतलब कि डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोला जाता है कन्वर्जेंट को, ठीक है। तो क्या एक दूसरे के नज़दीक आ रहा था, एक सबडक्शन जोन बनता है। सबडक्शन जोन मतलब
कि जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा प्लेट वो ऊपर जाएगा, जो कमज़ोर होगा वो नीचे चला जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है। ये कहाँ कहाँ हो सकता है? 3 तरीके से, या तो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में, 2 ओशियनिक प्लेट के बीच में, या फिर 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे भूकंप काफ़ी ज़्यादा होता है जहाँ पे इस तरह का बाउंड्री बनता है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो इसमें एक में था कि दूर जाता है, एक में है कि नज़दीक आता है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। तो वेयर द क्रस्ट इज नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉय, जहाँ पे कोई ना प्रोड्यूस होता है क्रस्ट, ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर प्लेन ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर द मिड ओशियनिक रीज, ऐसा मिड ओशियनिक रीज में ज़्यादातर होता है। एज द इरप्शन डू नॉट टेक प्लेस ऑल अलोंग द एंटायर क्रेस्ट एट सेम टाइम, देयर इज अ डिफरेंस मूवमेंट ऑफ पोर्शन। आगे पढ़ते हैं हम लोग। रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट, इसका रेट क्या है, मतलब कि कितना तेजी से घूम रहा है या फिर कितना धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है। द स्ट्राइप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड एट पैरेलल द मिड ओशियनिक रीज हेल्प साइंटिस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। तो कहा जा रहा है कि मिड ओशियनिक रीज का जो द स्ट्राइप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो मिड ओशियनिक रीज के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके सहारे जो है साइंटिस्ट वगैरह पता लगा पाए कि प्लेट मूवमेंट का रेट क्या है। दी रेट्स आर कंसिडरेबली द आर्कटिक रीज है स्लोवेस्ट रेट, तो आर्कटिक रीज का रेट काफ़ी स्लो है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। एंड द ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक और 3400 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चिली है द फास्टेस्ट एट मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर। तो हर जगह का रेट सेम नहीं है, मतलब उसका जो मूव करने का रेट है, मूवमेंट रेट हर जगह सेम नहीं है। फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट, इसके लिए फोर्स कहाँ आया था? एट द टाइम ऑफ वेगनर प्रपोज द थ्योरी द कॉन्टिनेंट मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव द अर्थ वाज अ सॉलिड मोशनलेस बॉडी। तो जिस समय वेगनर जो है इस तरह का थ्योरी दिया था, है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, तो उससे अधिकांश साइंटिस्ट बिलीव कर लिए थे कि अर्थ सॉलिड है, मोशनलेस है। However, concept of sea floor spreading and the unified theory of plate tectonics have emphasized both the surface of the earth and interior of not static and motionless but are dynamic। लेकिन कॉन्टिनेंटल ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग जब आया था ये थ्योरी, उससे पता चला कि अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है, अर्थ तो मूवेबल है, अर्थ तो रोटेट और रिवोल्यूशन और रोटेशन कर ही रहा है, अर्थ के अंदर के हिस्से के बारे में पता चला कि अर्थ का जो अंदर का इंटीरियर है वो भी स्टैटिक नहीं है, वो मोशनलेस नहीं बल्कि डायनेमिक है, मोशन करता है। द फैक्ट दैट प्लेट्स मूव इज नाउ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट। तो प्लेट मूव करता है तो अब हर कोई एक्सेप्ट करता है इस बात को। The mobile rock beneath the rigid plates is believed to be moving in a circular manner. The heated material rises to the surface, spread beginning to cool and sink back in the deeper depth. This cycle is repeated over and over, generate the what scientists call convectional cell और convective flow। तो कहा जा रहा है कि कोई मोबाइल रॉक है, मोबाइल रॉक मतलब कि घूमता हुआ रॉक है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने वाला रॉक है। ये बीनीथ द रिजिड प्लेट, जो रिजिड प्लेट के नीचे है, ये सर्कुलर मैनर में घूमते रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। द हीटेड मटेरियल राइज टू द सर्फेस, जो मटेरियल हीट होता है वो सर्फेस तक आता है, फैलता है, स्प्रेड करता है और ठंडा होता है, उसके बाद फिर वो डूब जाता है ना, डेप्थ में। दिस साइकिल एक काफ़ी रिपीट होते रहता है। इस साइकिल को हम लोग कन्वेक्शनल सेल या कन्वेक्शनल फ्लो बोलते हैं, कन्वेक्टिव फ्लो। हीट विद इन द अर्थ कम फ्रॉम 2 मेन सोर्स, अर्थ के अंदर जो हीट है 2 मेन सोर्स से आता है, रेडियो एक्टिव डीके से आता है और रेसिडुअल हीट से आता है। आर्थर होम्स फर्स्ट कंसीडर्ड दिस आइडिया 1930, आर्थर होम्स के द्वारा यह आइडिया जो है 1930 में पहली बार कंसीडर किया गया था, ठीक है। विच लेटर इन्फ्लुएंस्ड हैरी लेस थिंकिंग अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसके कारण हैरी लेस जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग खोज किया, ठीक है। The slow movement of hot soft and mantle that lies below the rigid plate is the driving force behind the plate movement। तो प्लेट मूवमेंट के पीछे सबसे बड़ा फोर्स कौन है? तो स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्ट एंड मेंटल, तो जो अंदर का मेंटल है अर्थ के नीचे का, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा गर्म है और सॉफ्ट है, वही मेन सोर्स मतलब फोर्स का सोर्स है, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट के मूवमेंट के बारे में बात किया जाए तो इसको हम काफ़ी पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अर्ली इंडिया लगभग 71 मिलियन ईयर को इंडिया इधर था, मतलब काफ़ी नीचे था, वहाँ से कुछ आगे बढ़ा 55 मिलियन ईयर को, फिर इक्वेटर के पास आया, है ना, इक्वेटर से हल्का ऊपर आया 38 मिलियन ईयर को, और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 10 मिलियन ईयर को इस तरीके से आया, जो ये डॉटेड वाला बाउंड्री है ना। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया, ठीक है। तो जैसे यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया था ये, तो यहाँ पे हिमालय का क्रिएशन हुआ। पहले यहाँ पे हिमालय नहीं था, यहाँ पे पहले एक समुद्र था जिसको हम लोग बोलते हैं टेथिस सी, उसको बोलते हैं टेथिस सी। तो टेथिस सी जो है हिमालय में क्रिएट हो गया यूरेशियन प्लेट के टकराने के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा बाउंड्री बनता है? यहाँ पे कन्वर्जेंस बाउंड्री बनता है, ठीक है, एक दूसरे से दूर जा रहा है, सॉरी एक दूसरे के नज़दीक आ रहा है, इसलिए कन्वर्जेंस बाउंड्री बनता है ना। तो कन्वर्जेंस बाउंड्री काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है, इसलिए इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा भूकंप आते रहता है, ठीक है। ये काफ़ी मतलब कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया में आता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि पॉसिबल हो तो आप MCQ का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। इस तरीके से इतना ही है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।